Hello friends and all the students. Chemistry class 11th chapter first बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर में टोटल 26 टॉपिक्स हैं और ये सारे के सारे 26 टॉपिक जितने भी हैं वो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की शुरुआत इन्हीं टॉपिक से होती है और हर जगह इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये बेस है ना। तो हिंदी मीडियम का ये वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम का अलग से बनाया जा रहा है। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो दूसरा वीडियो देखें। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आज जो हम इस चैप्टर के फर्स्ट 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, एक तो है परिचय, इंट्रोडक्शन, दूसरा है भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री, और तीसरा है रसायन विज्ञान का महत्व। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इन 3 टॉपिक्स को। उसके बाद से हम क्रम से चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, है ना। इससे पहले कि हम केमिस्ट्री का परिचय लें, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान मनुष्य के द्वारा नेचर को जानने के लिए किया गया प्रयास है, और उस प्रयास के फलस्वरूप उसने जो नॉलेज, जितना भी उसको ज्ञान मिला, उसको उसने क्या किया, सिस्टमाइज़ किया, यानी क्रमबद्ध किया। उस क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति को जानने के लिए मनुष्य द्वारा अर्जित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है ना। तो विज्ञान का मतलब आप समझ गए। सबसे पहले मनुष्य ने अपने आसपास किसको पाया? नेचर को पाया, पेड़ पौधे पाए, है ना, जानवर पाए, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई। तो उनको देख करके उसने, उसके मन में उत्सुकता जगी, तो उसने उसको जानने के लिए नए नए प्रयोग करने शुरू किए। नए नए प्रयोग करने शुरू किए तो उसके पास नया नया ज्ञान इकट्ठा होता गया। उन सब ज्ञान को उसने क्या किया? क्रमबद्ध किया और कुछ नए नियमों की स्थापना की, है ना। तो उन सभी नियमों से बना हुआ क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, इसलिए उसको, विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया हमने हमारी सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। एक नेचर है, नेचर के अंदर हमारी बॉडी ले लो आप, मनुष्य का शरीर है, उसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन भी हो रही है ना, उसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, और उसमें फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है। तो सभी का जोड़ है हम, लेकिन हमने सुविधा की दृष्टि से, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान। तो बहुत सारी शाखाएं हैं, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, और जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो पुनः आगे और बहुत सारी ब्रांचेज़ में विभाजित है। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की बहुत सारी शाखाएं हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, है ना, कृषि रसायन, है ना, औद्योगिक रसायन, ऐसे करके बहुत सारी इसकी ब्रांचेज़ हैं। फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाशिक रसायन, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। तो जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता गया, हम पर्टिकुलर फील्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानते गए, तो वो फील्ड बहुत बड़ा हो गया, तो हमने उसको एक शाखा के रूप में नामकरण कर दिया। इस प्रकार से ये आगे हम चलते गए। अब हम अगर केवल रसायन विज्ञान की परिभाषा दें तो आपके लिखने के लिए और सुव्यवस्थित ढंग से जो व्यवस्थित परिभाषा है वो इस प्रकार है कि पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म, रूपांतरण और उपयोगों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान है। अब आपको कि संगठन क्या है? संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन, यानी कोई भी पदार्थ किन कणों से मिलकर के बना है, परमाणु से बना है, अणु से मिलकर के बना है, या आयन से मिलकर के बना है, ये कहलाता है संगठन, कंपोजिशन। ध्यान रखना है, संगठन नहीं है, ट है यहाँ पर, तो संगठन, ठीक है। संगठन का मतलब होता है कि वो पदार्थ किन कणों से मिलकर के बना है, वो माइक्रो पार्टिकल्स कौन से हैं, वो सूक्ष्म कण कौन से हैं जिनसे मिलकर के पदार्थ का निर्माण हुआ है, ठीक है, संगठन। उसके बाद आता है दूसरा, संरचना। अब ये जिन कणों से मिलकर के बना है वो कण आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस आकृति में जुड़े हुए हैं, कौन सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये कहलाता है स्ट्रक्चर,
उस मैटर का, उस पदार्थ का स्ट्रक्चर। तीसरा है गुणधर्म, है ना। तीसरा है गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब उस पदार्थ के गुण क्या है, उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, परावैद्युतांक क्या है, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसकी विस्कोसिटी श्यानता क्या है, उसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन क्या है। तो ये बहुत सारे गुण हैं। वो कंडक्टिव है या नहीं, चालक है या अर्धचालक है या कुचालक है। तो ये जितने भी गुण हैं, इन गुणों का से ही तो हम आगे उसका यूज़ ले सकेंगे। इसलिए पदार्थ के गुणों की जानकारी भी लेना, ठीक है। फिर आता है हम रूपांतरण पर। रूपांतरण का मतलब होता है कि इस पदार्थ के ऊपर कुछ रिएक्शन करके इसको किसी अन्य पदार्थ में कैसे बदला जाता है ना। ये कहलाता है रूपांतरण। बदला जा भी सकता है या नहीं जा सकता। बदला जा सकता है तो इसके ऊपर कौन कौन सी रिएक्शन करके, किस किस की रिएक्शन करके इसको किस किस में बदला जा सकता है, ये कहलाता है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। और अंत में आता है उपयोग, है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उपयोग। आज जो नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, आपने सुना होगा, हर साल नोबेल प्राइज़ मिलते हैं साइंस में, फिजिक्स के एरिया में, केमिस्ट्री के फील्ड में। तो ये नोबेल प्राइज़ किस आधार पर मिलते हैं? ये उस आधार पर मिलते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई आविष्कार किया है जिसने मानव जाति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, हमारे जीवन में जिसने क्रांति ला दी है, उस बात पर मिलते हैं। यानी उपयोग तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे उपयोग में क्या आ रहा है, तो किसी भी पदार्थ की संरचना किस से बना है वो पता लगाना, है ना, उसकी संरचना का पता लगाना, ठीक है, उसके गुण, उसके अंदर कौन कौन से गुण है ये पता लगाना, उसको किस अन्य पदार्थ में बदला जा सकता है ये पता लगाना, और उसके उपयोग, वो क्या उपयोग में आ सकता है, इसका अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान है। यानी आप देखिए रसायन विज्ञान कितना विस्तृत है, ठीक है। अब चूंकि हर पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। कण जनरली क्या होते हैं, या तो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं या आयन होते हैं, है ना। अतः हम रसायन विज्ञान को परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसकी दो परिभाषा हमारे पास आ गई, है ना। ये दोनों परिभाषाएं स्वीकार करने योग्य हैं, लेकिन ये हमको ये नहीं बताती, दोनों डेफिनेशन से हमको ये जानकारी नहीं होती कि आपको केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। तो आपको केमिस्ट्री जो पढ़नी चाहिए वो जब तक आपको पता नहीं लगेगा, आपको रास्ते चलते कोई भी आदमी आपको उपदेश देगा कि हाँ भाई क्या है, इस तुम्हारे सब्जेक्ट में क्या दम है, इसमें क्या नॉलेज है, लेकिन वो उसको जानकारी नहीं है। हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी सब्जेक्ट हमको क्या सिखा रही है। तो केमिस्ट्री आपके कहाँ कहाँ काम आएगी, हम इसको क्यों पढ़े। पहले चैप्टर में पहला टॉपिक ये क्यों रखा है आपने, ये इसलिए रखा है ताकि आपके अंदर से आवाज़ आए कि हाँ मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो इसके कुछ इसका जो महत्व है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे रूप में जो जनरली एक छोटी छोटी चीज़ें में आपको जो अपन ध्यान नहीं देते हैं, उनमें केमिस्ट्री किस तरह से काम करती है उसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारी आँखें एक कार्बनिक यौगिक रेटिनल का उपयोग कर दृश्य प्रकाश को नर्व इम्पल्स में परिवर्तित करने के लिए करती है। कहने का मतलब हमारी आँख के अंदर एक ऐसा पदार्थ है, केमिकल है, केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है 11-सिस रेटिनल। ये 11-सिस रेटिनल जिसका यहाँ पर हमको शेप दिया गया है, यहाँ मतलब जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको दिया गया, ये वाला, यह है 11-सिस रेटिनल। इसका उपयोग करके हमारी आँखें, हमारी आँख में ये पदार्थ स्थित होता है, केमिकल है ये क्या करता है, दृश्य प्रकाश को नर्व इम्पल्स में चेंज कर देता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो प्रत्येक सूचना को स्नायु आवेग के रूप में, नर्व इम्पल्स के रूप में ग्रहण करता है। तो ये दृश्य प्रकाश को भी किस में चेंज करता है, नर्व इम्पल्स में। तो मस्तिष्क को जानकारी हो जाती है, आया समझ में, और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो देखने में भी देखो केमिकल कंपाउंड यूज़ में आ रहा है, ये बड़ी बात है। इसलिए हमको ये लगता है कि केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब आप कोई किसी पुस्तक को उठाते हैं, है ना, जब आप किसी पुस्तक को उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियाँ शर्करा पर केमिकल रिएक्शन करती हैं और आपको एनर्जी प्रदान करती हैं, है ना। उठाने, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, धक्का देने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये एनर्जी शुगर से मिलेगी। कैसे मिलेगी, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो शुगर पर वर्क करेगी तो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है।
तीसरा एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जब हम किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं, आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब हम किसी बात को समझते तो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान, हमारे मस्तिष्क में क्या होती है, विभिन्न कोशिकाओं के बीच में गैप्स होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। ये जो गैप होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर एमीन, जिसका नाम है सेरोटोनिन, इस सेरोटोनिन के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिससे नर्व इम्पल्स हमारे मस्तिष्क से गुजर जाती है और हम उस बात को समझ जाते हैं, है ना। ये आप समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए कहते हैं ना, जिस मस्तिष्क में सलवटें ज़्यादा होती है उसका दिमाग उतना ज़्यादा तेज होता है, ठीक है। और लगातार ज्ञान में वृद्धि के द्वारा हम अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिए आप। अपने दिमाग से ये बात निकाल लीजिए। दो प्रकार की मानसिकता होती है, मेंटेलिटी होती है। एक होती है फिक्स्ड मेंटेलिटी, दूसरी होती है ग्रोथ मेंटेलिटी। फिक्स्ड मेंटेलिटी ये है कि कोई बच्चा यूँ सोचता है कि मुझे भगवान ने इतना ही दिमाग दिया है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रोथ मेंटेलिटी ये कहती है, उसका सिद्धांत ये कहता है कि आप जैसे जैसे ज्ञान लेते जाओगे, आप पहेलियाँ हल करते जाओगे, आप सब्जेक्ट को पढ़ते जाओगे, तो आपके दिमाग का डेवलपमेंट होता जाएगा, है ना। तो मेहनत की जो वैल्यू है वो साइंस भी यहाँ पर प्रूव कर रहा है। क्योंकि आपकी ग्रोथ मेंटेलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सेरोटोनिन की स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर दे रखी है। स्ट्रक्चर मायना नहीं रखती, केवल आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सेरोटोनिन का काम क्या है और ये एक छोटा सा केमिकल कंपाउंड किस तरह से हमको किसी बात को समझने में हेल्प करता है ना। ये 11-6 रेटिनल हमको देखने में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये शुगर के ऊपर मांसपेशी की जो रिएक्शन हो रही है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो हमको हेल्प कर रही है किसी चीज़ को, किसी काम को करने में, फिजिकल वर्क को करने में। तो आपने 2-3 एग्जाम्पल से आपने देखा होगा कि केमिकल कंपाउंड, ये केमिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है। और विस्तार से इसका जो विवरण है हम आगे तीसरे टॉपिक में वैसे भी पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसलिए हमारा परिचय लगभग मैंने आपको करा दिया कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की क्या ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री के अंदर किन चीज़ों को देखा जाता है, कुछ एग्जांपल भी बताया आपको मैंने। तो इंट्रोडक्शन का इतना जो टॉपिक है वो यहीं पर हम इसे विराम देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैज्ञानिकों के द्वारा रसायन विज्ञान में क्या क्या योगदान दिया गया। आप जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही पुरानी और प्राचीन और अर्वाचीन संस्कृति है। और इस कल्चर के अंदर बहुत से सन्यासी और महर्षि ऐसे हुए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च की और बहुत तगड़े सिद्धांत दिए हैं। आपको उन सिद्धांतों का कालांतर में क्या हुआ, विदेशी आक्रमणकारियों के हमले और गुलामी मानसिकता के कारण हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होने के स्थान पर हमने अपनी संस्कृति को ही भुला दिया, है ना। लेकिन हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे प्राचीन ऋषि और महर्षियों ने बहुत बड़े बड़े सिद्धांत तब दे दिए थे, आज से हजारों साल पहले, जिनको आधुनिक विज्ञान अब जाकर के ढूंढ पा रहा है। तो वैसे पूरे विज्ञान में भारत के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन हम मुख्य रूप से केमिस्ट्री पर कंसंट्रेट करते हैं और मोटे मोटे रूप में ये देखते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट का केमिस्ट्री में क्या रोल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं एक फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जिसमें पूरा बताया गया है कि किन किन केमिस्ट ने दुनिया में केमिस्ट्री में योगदान दिया है। और ये बुक लिखी प्रफुल्ल चंद्र रॉय को आधुनिक भारत में रसायन शास्त्र का पितामह कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है परमाणुवाद का सिद्धांत आधुनिक विज्ञान में डाल्टन ने दिया, लेकिन डाल्टन से भी पहले हमारे एक ऋषि हुए जिनका नाम है महर्षि कणाद, उन्होंने दिया। महर्षि कणाद, यहाँ कणद लिख दिया है, गलत लिख दिया, कणाद। तीसरा है चरक संहिता, नाम से स्पष्ट है, चरक संहिता लिखी आचार्य चरक ने, सुश्रुत संहिता लिखी आचार्य सुश्रुत ने। लेकिन दोनों संहिताएं अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है। सुश्रुत संहिता का संबंध है शल्य चिकित्सा, सर्जरी से रिलेशन है इसका। चरक संहिता का संबंध है औषध विज्ञान, किस बीमारी में कौन सी औषधि देनी है, ये औषध विज्ञान, ठीक है। और भी प्राचीन रसायनज्ञ हुए, नागार्जुन, वाघभट्ट, गोविंदाचार्य, यशोधर, रामचंद्र और सोमदेव, जिन्होंने
विभिन्न रूप में अपना योगदान केमिस्ट्री में दिया, मेटलर्जी में, धातु कर्म प्रक्रम में दिया। आपने देखा होगा दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में एक लौह स्तंभ है, वो लौह स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगा, और वो प्राचीन भारत का एक नमूना है, एक उदाहरण है कि उस समय में हमारे पास ऐसा लोहा बनाने की पद्धति थी कि जिस पर जंग नहीं लगता था, रस्ट नहीं लगता था। और भारत की तलवारें बहुत प्रसिद्ध थी। भारत की जो औजार हैं धातुओं से बने हुए, वो विश्व प्रसिद्ध थे। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी किसी समय में कि हमने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांतों का उपयोग करके बिल्कुल प्योर मेटल हमने प्राप्त किया, और मजबूत उपयोगी मेटल निकालने की टेक्निक, विधि हमारे पास उस समय उपलब्ध थी। तो आप देख सकते हैं, इसी प्रकार आपने देखा होगा इसमें वाघभट्ट का नाम आ रहा है। ये वाघभट्ट का नाम श्री राजीव जी दीक्षित अपने संभाषण में देते रहते हैं। वाघभट्ट का सीधा संबंध है आयुर्वेद से। आयुर्वेद के सारे सिद्धांत वाघभट्ट जी ने दिए, और कौन सी चीज़ कब खानी, कैसे खानी, कब नहीं खानी, कितनी खानी, है ना, ये आहार विहार, और केवल हमारी दैनिक दिनचर्या के द्वारा स्वस्थ कैसे रहना, है ना, कौन कौन से दो पदार्थों का संयोग हमारे लिए जहर हो सकता है, उनको कभी नहीं खाना। ऐसी उन्होंने बहुत सारी खोजें अपने प्रयोगों के द्वारा की, और हम लोगों को लाभ दिया, है ना। तो आयुर्वेद वाघभट्ट जी की देन है। इसी प्रकार से बाकी के वैज्ञानिक जो भारतीय हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम देख सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों का केमिस्ट्री में योगदान बहुत अच्छा रहा है। तो 2 टॉपिक हो गए हमारे। अब तीसरा, आज का लास्ट टॉपिक जो है उसका नाम है रसायन विज्ञान का महत्व। वापस उसी बात पर आ रहा हूँ मैं कि परिभाषाएं आपने सब देख ली, लेकिन रसायन विज्ञान हम पढ़े क्यों। तो रसायन विज्ञान का महत्व अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में क्या भूमिका रखती है और इसको क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे तो केमिस्ट्री इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ साइंस, केंद्रीय भूमिका अदा करती है ना। इसके बिना साइंस की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी, और इसकी महिमा को अभी मैं सुबह से शुरू करूँ तो शाम हो जाएगी, फिर भी ख़त्म नहीं होगी। इतना इसका प्रभाव बढ़ चुका है, यूजेस इसके बढ़ चुके हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो चुका है, इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है केमिस्ट्री कि हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर भी मोटे मोटे तौर पर हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, उन पॉइंट के आधार पर हम आपको बताएंगे कि रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में, हमारे आसपास क्या महत्व है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपका कृषि के क्षेत्र में। फर्स्ट पॉइंट है आपका कृषि के क्षेत्र में। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हम जानते हैं क्या क्या, पूरा फील्ड केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर के अंदर रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस से युक्त खाद पोषण करता है जो पौधों को, फसलों को, वो किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है, लैब में तैयार किए गए। हालांकि समय के साथ हमने नैतिकता ताक पर रख दी, है ना, वैज्ञानिक तथ्यों को नज़रअंदाज किया, और लालच के लिए हमने आवश्यकता से अधिक इसका उपयोग करना शुरू किया, तो आज हम उसका दुष्परिणाम भी भुगत रहे हैं। इसमें विज्ञान दोषी नहीं है, दोषी हमारी नैतिकता है, मॉरलिटी है कि हमको तो साइंस ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी थी कि आप इसको लिमिटेड यूज़ करो, कम यूज़ में लो। आप ग्रीन मैन्योर, जो नेचुरल आपका फर्टिलाइज़र है, ग्रीन मैन्योर है, मतलब आपकी जो जैविक खाद है, उसका भी इस्तेमाल करो। लेकिन हमने उन वैज्ञानिक तथ्यों को नज़रअंदाज किया और केवल फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए, बेतहाशा कमाने के लिए हमने इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया, जिससे भूमि की उर्वरता कम होने लग गई है, और इसके दुष्परिणाम हमको दिख रहे हैं। तो दुष्परिणाम के लिए कि हम किसी विषय को दोष नहीं दे सकते, ये हमारी नैतिकता पर निर्भर करता है कि हम उसका पालन करें या नहीं करें। सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि नहीं। आप कहोगे कि हाँ इन्होंने बना दी, इन्होंने गलत किया, नहीं, आपकी इच्छा है। अगर आप मरना चाहते हो, आप बूढ़ापा नहीं देखना चाहते हो, जवानी में मरना चाहते हो, तो आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर अपने शरीर से प्रेम नहीं है तो आप पी सकते हैं सिगरेट। दे दो के निर्माण में। उसके बाद
उन्नत बीजों के निर्माण में हमने देखा बहुत से किसान खराब बीज के कारण अच्छी फसल नहीं कर पाते हैं और फिर उन्हें निराश होना पड़ता है, उन्हें आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान होता है। तो ये लेबोरेटरी के अंदर आजकल ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं जिनमें बहुत कम कीड़े लगते हैं, है ना। उनसे अच्छी फसल, क्वालिटी फसल हमको मिलती है, हमारी पैदावार अच्छी होती है और वो स्वास्थ्य के लिए भी कोई हानिकारक नहीं होती। ठीक। उसके बाद कई बार कृषि के अंदर किसान फसल तो उगा लेते हैं, लेकिन उन फसलों को कीट नष्ट कर देते हैं, पीड़क नष्ट कर देते हैं, कवक लग जाते हैं, उन पर नई नई बीमारियां लग जाती हैं। तो उन बीमारियों को नष्ट करने के लिए इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ केमिकल्स हैं आपके इंसेक्टिसाइड्स जिनको बोलते हैं कीटनाशी, पेस्टिसाइड्स जिनको कहते हैं पीड़कनाशी, और फंगीसाइड्स जिनको हम कहते हैं कवकनाशी, इनका उपयोग किया जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक वरदान की तरह मिला है हमको कि हम उन कीटों से फसल के बचाव आराम से कर सकते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं ये हमारे किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है, जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फील्ड आपको समझ में आ गया होगा कृषि के क्षेत्र में। दूसरा है औद्योगिक विकास के क्षेत्र में। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल फील्ड में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में केमिस्ट्री का योगदान सेंट्रल पार्ट अदा करता है, केंद्रीय भूमिका है। कोई भी इंडस्ट्री बिना केमिस्ट्री के चल नहीं सकती, एक कदम नहीं चल सकती, इतनी डिपेंडेंट है ना। तो आपके सारे जितनी भी इंडस्ट्री है, हम जानते हैं इंडस्ट्री से ही तो हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। देश का विकास सूचकांक किस पर निर्भर करता है? इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा देश उतना ही ज़्यादा उन्नति करेगा, है ना, एक्सपोर्ट करेगा। तो सीमेंट उद्योग हो, चाहे कागज़ उद्योग हो, चाहे कपड़ा हो, है ना, चमड़ा उद्योग हो, रंजक यानी कलर, कांच उद्योग हो, पेंट हो, पेंट यानी वो वार्निश, है ना, पेंट, साबुन हो, सोप, अपमार्जक, डिटर्जेंट, कृत्रिम रेशे, नेचुरल फाइबर्स जिनसे आज विभिन्न प्रकार के कपड़े बनते हैं, है ना, धातु निष्कर्षण, मेटल एक्सट्रैक्शन, मतलब धातु निष्कर्षण, शुद्ध धातु प्राप्त करना, है ना। इसकी भी पूरी अलग ही, क्योंकि फिर उन धातुओं के अलग अलग उपयोग है। कहीं पर इलेक्ट्रिकल वायर बनते हैं तो कहीं अलग अलग जगह उपयोग में आते हैं, इसलिए हमको प्योर मेटल चाहिए। फोटोग्राफी का उद्योग, कास्टिक सोडा बहुत जगह काम आता है ये, एसिड बनाने में, पॉलीमर हमारे जितने भी प्लास्टिक वगैरह दिख रहे हैं, जितने भी प्रकार के प्लास्टिक्स हैं, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया, आप जो नॉन स्टिक बर्तन यूज़ में लेते हैं ना, जिस पे कोई चिपकती नहीं है सब्जी वगैरह, दाल वगैरह, आजकल ऐसे बर्तन आ गए हैं, आपके यूटेंसिल्स आ गए हैं जिनको हम कहते हैं नॉन स्टिक, नहीं चिपकने वाले बर्तन। ब्लैक अंदर इनका कलर का अंदर सरफेस होती है इनकी, है ना। तो ये टेफ्लॉन से बने होते हैं। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीमर है, एक प्रकार का बहुलक है। ठीक है। शक्कर उद्योग, शुगर आप देखते हो, आप गन्ने से बनती है। गन्ने का जब वो गन्ने से गुड़ बनता है तो उसका कलर देखा आपने, है ना, और वो किस फॉर्म में रहता है, उसको कैसे शक्कर में बदलते हैं, पूरा एक प्रोसेस है उसका कलर सब उड़ा दिया जाता है, विरंजन कर दिया जाता है उसको, तो उसकी पूरी प्रोसेस है ना। जंतु चारकोल के द्वारा उसका सारा कलर सोख लिया जाता है और वो वाइट कलर की हो जाती है और क्रिस्टलाइज हो जाती है। तो ये जो मेथड है, शक्कर उद्योग है, पूरा बहुत बड़ा उद्योग है और यूपी नंबर 1 है इसमें। यूपी और महाराष्ट्र में गन्ना बहुत होता है। पेट्रोलियम उद्योग, बिना पेट्रोल के हम आज एक कदम नहीं चल सकते। आवागमन के सभी साधन पेट्रोल पर डिपेंडेंट हैं। तो पेट्रोल उद्योग, पेट्रोल सीधा निकलेगा तो सारा का सारा तो कोई वर्किंग में आएगा नहीं, उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको प्योर करना पड़ेगा, है ना। तो उसको प्योर करने की पूरी प्रोसेस है और उस प्रोसेस में पेट्रोल के अलावा हमको बहुत सारे अन्य हमको उप उत्पाद भी मिलते हैं उसके साथ, है ना। तो बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं। इन बाई प्रोडक्ट का भी अलग अलग यूज़ है जो हमारे दैनिक जीवन में कई चीज़ें बनाने में काम में आता है। तो कुल मिलाकर के आप कोई भी उद्योग लीजिए, उसमें बिना केमिस्ट्री के कुछ हो नहीं सकता। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हर इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो एमएससी केमिस्ट्री के लिए वैकेंट होती है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है मतलब आपके पास बहुत कुछ है ना। ये कोई सामान्य विषय नहीं है, सामान्य से हटकर विषय है और ये एक आपके दिमाग को खुला करेगी, आपको इस योग्य बनाएगी कि आप कहीं पर भी
किसी भी जगह पर कोई ना कोई रोजगार तो प्राप्त कर ही सकते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य, मनुष्य स्वस्थ कैसे रहता है ना। एक तो इसकी जानकारी के लिए कि कौन कौन से केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी हमारे शरीर में कमी होने से हमको बीमारियां होती हैं, तो इनका डायग्नोसिस करने के लिए। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी किसी कारण से हो जाती है, उस बीमारी के निदान के लिए औषध बनाने में, मेडिसिन बनाने में, जितनी भी मेडिसिन है वो केमिकल्स हैं, वो लेबोरेटरी में तैयार की गई हैं। इसका मतलब वो केमिस्ट्री की ही देन है। आपकी एलोपैथी की जितनी भी मेडिसिन से आप लाइए, देखो आप में से जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अभी से थोड़े एक्टिव हो जाइए, है ना, सक्रिय हो जाइए। जब भी आपके घर में कोई बीमार पड़े तो उस पेशेंट का नाम लिखिए, उसकी उम्र लिखिए, उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है पहले वो लिखिए, फिर डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है उसका नाम लिखिए, उस दवाई के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ मिक्स है अंदर, है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला लिखिए, कितना % क्या है, ठीक है ना। फिर साइड इफ़ेक्ट देखिए, नेट पे सर्च कीजिए आप इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और फिर लास्ट में आप देखिए कि ये क्या काम क्या करती है, क्या वर्क करती है। आपको धीरे धीरे नॉलेज होता जाएगा कि इस बीमारी में ये इस प्रकार की दवाइयाँ काम में आती हैं और इनके फॉर्मूले ये हैं। तो अगर आपने डॉक्टर बनने का टारगेट लिया है तो आप अभी से थोड़े से एक्टिव हो जाइए। एक डायरी बनाइए, उसमें जो भी हमारे घर के जब भी जो बीमार होता है, पड़ोसी बीमार हुआ, कौन सी दवा, पूछिए उसको, अरे आपको ये बीमारी हुई, आप कौन सी दवाई दी, डॉक्टर ने बताना, 1 मिनट मुझे स्लिप बताना है। तो आपको नॉलेज होगा इससे, है ना। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस केवल और केवल प्रयास और मेहनत से मिलती है। आप यूँ सोच लो कि पैसा फेंक देंगे, हम ट्यूशन कर लेंगे, हम तो ऐसा कर लेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। नॉलेज जो मेहनत करेगा उसी को ही मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। और हर जगह से सीखा जा सकता है। आप जहाँ से सीख सकते हो वहाँ से सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो रोग निदान यानी रोग के उपचार में, है ना, मेडिसिन बनाने में सबसे पहला पॉइंट ये। फिर अनेक जीवन रक्षक दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स बनाने में। आपके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, आपके क्लोरोमाइसिटिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, सिप्रोफ्लॉक्सानिन है। इसके अलावा आजकल वो चल रहा है ना, एजिथ्रोमाइसिन है। इसके बाद क्लोरामफेनिकोल है। ये सारे क्या हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। ये सूक्ष्म जीवों के, जिन सूक्ष्म जीवों के कारण, जिन बैक्टीरिया के कारण या जिन वायरस के कारण हमको ये बीमारी हुई, उनको नष्ट करने में या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए काम में आते हैं, ठीक है ना। ये सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, तो इन माइक्रोबायल्स को रोकने के लिए काम में आते हैं। तो आप अब 11th के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आप हर चीज़ से सीखेंगे। कोई मेडिसिन आई तो उसमें भी आप सीखिए इसमें क्या है। छोटे बच्चों की दवाइयाँ ज़्यादातर सस्पेंशन रूप में आती है, आपने देखा होगा, नीचे बैठ जाती है, उसको ऐसे शेक करके फिर पिलानी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप हर जगह से सीख सकते हैं ना। आयोडीन समस्थानिक से थायराइड ग्रंथि के कार्य का अध्ययन करने में, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है तो हजारों, रिसर्च तो हजारों हैं। हम मोटे मोटे रूप में देख रहे हैं केमिस्ट्री क्या उपयोग में आ रही है। जैसे थायराइड ग्रंथि क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन समस्थानिक का उपयोग करते हैं। समस्थानिक आप जानते हो, एक ही तत्व के समस्थानिक एक ही तत्व के 2 अलग अलग रूप होते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। आयोडीन है, आयोडीन 127 और आयोडीन 128, ये दोनों समस्थानिक होंगे। हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 है, दोनों हाइड्रोजन, लेकिन दोनों का भार अलग अलग है, परमाणु भार अलग अलग है, वो कहलाएंगे समस्थानिक, ठीक है। तो आयोडीन समस्थानिक ट्रेस करने काम आता है। इस समस्थानिक से हमको ये पता लगता है थायराइड ग्रंथि कैसे काम करती है। इसके बाद आजकल कैंसर के उपचार के लिए 2 मेडिसिन बहुत यूज़ की जा रही है, सिस्प्लाटिन और टैक्सोल। इसका, इन दोनों का नाम आप याद रख लीजिए, सिस्प्लाटिन और टैक्सोल। इसके अलावा कोबाल्ट 60 का उपयोग भी किया जाता है, यहाँ लिखा होगा। रेडियोथेरेपी द्वारा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60। अगर रेडियोथेरेपी द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एड्स, जो कि एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, एड्स HIV वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस से होने वाली बीमारी एड्स जो लाइलाज है, जिसका अभी तक कोई परफेक्ट इलाज नहीं निकला है, ये मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कम होने से
जो बीमारियां, जो बैक्टीरिया हमारे आसपास हजारों लाखों बैक्टीरिया हैं जो इफ़ेक्ट नहीं कर रहे थे, वो हमारे शरीर पर प्रभाव दिखाने लगते हैं और हम मनुष्य का शरीर बीमार हो जाता है और धीरे 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 वो जीर्ण शीर्ण होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए, हालांकि ये लाइलाज है, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव को कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसका नाम है एजिडोथाइमिडिन, और इसको शॉर्ट में कहते हैं AZT। शॉर्ट में क्या कहते हैं? AZT। ठीक। इसके बाद जल को शुद्ध करने में, वाटर को प्योर करने में भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। कौन कौन से केमिकल यूज़ में आते हैं? क्लोरीन, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं जिसको, ओजोन और जियोलाइट्स। ठीक है, इनके बारे में आगे आप और जानेंगे क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है आपकी। देखो, केमिस्ट्री की खासियत है कि इसमें आप अभी से नोट्स बनाइए, व्यवस्थित रूप से लिखिए, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको पीछे के चैप्टर और ज़्यादा समझ में आते जाएंगे। जैसे अभी तो आपके दिमाग में विरंजक चूर्ण के, जैसे ही मैंने बोला, कुछ नहीं आया, लेकिन मैं जैसे विरंजक चूर्ण बोलूँगा तो मेरे सामने उसका फॉर्मूला आ जाएगा, उसकी तस्वीर आ जाएगी, है ना। अच्छा, आप गए होंगे वाटर पार्क में नहाने के लिए, है ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ का वाटर एकदम क्लीन होता है। क्यों क्लीन होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन से उसको प्योर किया जाता है। क्लोरीन क्या करती है? जितनी भी गंदगी होती है ना, उसको साफ करने का काम करती है, विरंजन का काम करती है, कलर उड़ा देती है, कलरलेस कर देती है किसी भी चीज़ को। तो ये क्लोरीन की, नवजात क्लोरीन की विशेषता है। तो इस कारण से हमको वहाँ का एक अलग ही गंध भी आती है, हमको क्लोरीन की हल्की सी गंध भी आती है, और साथ में क्या होता है, क्लीन वाटर क्लीन भी हो जाता है। ठीक है। और एक और उपयोग है इसका, अंतिम जो है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक का उपयोग। आजकल हम जान रहे हैं जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। हमारे पास बहुत से संसाधन सीमित है, पेट्रोल सीमित है, ज़मीन सीमित है, पानी सीमित है, ये हर सब चीज़ें हमारे लिए क्या हैं? सीमित है। अगर हम ऐसे बढ़ते रहे तो फिर हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे एक दूसरे से लड़के, संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए गर्भ निरोधक का जो इस्तेमाल किया जाता है, एंटी फर्टिलाइजर कहते हैं इनको, उन एंटी फर्टिलाइजर्स के रूप में भी केमिस्ट्री का भरपूर उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। ठीक है। चौथा है आपका दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में उपयोग, अब मैं आपको क्या बताऊं, सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक आपके केमिस्ट्री है। सुबह उठते ही आप पहले ब्रश करते हैं, और ब्रश जो है वो पॉलीमर है, प्लास्टिक से बना है, वो केमिकल है। उसके बाद आप जो पेस्ट ले रहे हैं उसमें भी केमिकल है। आप जो बिस्लरी की बोतल या और बाहर के प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करते हैं, शॉप से जो लाते हैं, उनमें वो बहुत दिनों तक, आपने देखा होगा कि बिस्लरी की बोतल 1 महीने तक पड़ी रही है, फिर भी वो पानी ख़राब नहीं होता क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया हुआ है। ऐसे बिस्किट, बेकरी का सामान, इनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या है? ये केमिकल्स हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, साबुन, उसके बाद आप नहाते हैं तो साबुन क्या है? वो भी एक केमिकल है। डिटर्जेंट, कपड़े धोने के लिए आप जो अपमार्जक क्या करता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज़ में आता है, इसलिए उसको अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक जो है वो भी क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, केमिस्ट्री की देन है आपका। ठीक है। उसके बाद आप चाहे श्रृंगार प्रसाधन लगाएं, कोई क्रीम लगाएं, शैम्पू लगाएं, कंडीशनर, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड हैं। तो केमिस्ट्री से आप पीछा छुड़ा ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं छुड़ा सकते। यहाँ तक कि रात को सोते समय जो मॉस्किटो की कोइल लगाते हो, वो भी केमिकल कंपाउंड है। तो दैनिक जीवन में मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। आप अपनी दृष्टि को बस वैसा बनाइए। अभी तक आपने सोचा नहीं था, अब आप अपने हाथ में कोई भी चीज़ लीजिए, देखिए किससे बनी है। आपके हाथ में प्लास्टिक की बोतल है, क्या है ये? पॉलीमर है, बहुलक है, ये केमिस्ट्री की देन है। ठीक है ना। आपके हाथ में कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर सिलिकॉन चिप किसकी बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, ये भी केमिकल कंपाउंड है। तो आप देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में, यानी डेली लाइफ में, हमारे केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा घुली मिली है हमसे। ठीक है। नेक्स्ट, 5वां पॉइंट जो हमारा है वो है युद्ध के क्षेत्र में। आए दिन युद्ध होते रहते हैं, है ना। और युद्ध में प्रत्येक देश, प्रत्येक कंट्री ये कोशिश करती है कि हमारा देश सब ओर से सुरक्षित रहे। हम पर कोई हमला करे तो हम उस पर उसका जवाब दे सकें। मनुष्य की प्रवृत्ति है
युद्ध करने की, तो देश झगड़ते रहे हैं, झगड़ते रहे थे और झगड़ते रहेंगे। तो युद्ध में भी बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो शत्रु को परास्त करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और केवल युद्ध में नहीं, आप देखिए अब हमारे देश में आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। आंदोलनों को की उग्रता को कम करने के लिए, सपोज़ कोई दंगे हो गए, वहाँ पर लोगों ने भीड़ से किसी जगह हमला कर दिया, उनको तितर बितर करना है, तो अश्रु गैस, ये अश्रु गैस क्या है? केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, एंथ्रैक्स गैस क्या है? केमिकल कंपाउंड है। क्लोरोपिक्रीन क्या है? युद्ध गैस है ना। उसके अलावा मस्टर्ड गैस क्या है? मस्टर्ड गैस भी युद्ध गैस है, इसको युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। मस्टर्ड कहते हैं सरसों के तेल को इंग्लिश में, इसलिए इसमें जो स्मेल आती है वो सरसों के तेल जैसी आती है, इसलिए इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस। ठीक है, चाहे परमाणु बम बनाओ आप, चाहे हाइड्रोजन बम बनाओ, चाहे कोबाल्ट बम बनाओ, सभी के सभी केमिस्ट्री की देन है, केमिस्ट्री की ही खोज है। तो आपने देखा होगा, और आजकल तो नए नए वायरस आ रहे हैं, नए वायरस बनाए जा रहे हैं, है ना, नई नई बीमारियां बनाई जा रही हैं दूसरों को। आजकल आने वाले समय में तो कीटाणु बम इस्तेमाल किए जाएंगे, ऐसी लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो युद्ध के क्षेत्र में भी केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। छठा पॉइंट है आपका जीव विज्ञान के क्षेत्र में। बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के अंदर क्या है? जीवित पेड़ पौधों या जंतुओं या मनुष्य के शरीर का अध्ययन किया जाता है। तो शरीर में भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये केमिकल रिएक्शंस कौन समझाएगा? केमिस्ट्री समझाएगी। हमारे प्रोटीन, वसा, तेल, विटामिन, ये सब किससे बने? हार्मोन किससे बने हैं? आए समझ में? किसी न किसी प्रकार के केमिकल कंपाउंड है। तो जैव रासायनिक क्रियाओं को समझने में, जैविक अवयवों के बनने की गति, स्थान, अनुक्रम के ज्ञान में, जैसे एमिनो एसिड है, ये केमिकल कंपाउंड है, एमिनो एसिड किस क्रम में जुड़े हैं, ये पता लगाने में केमिस्ट्री का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधों में जीव होता है, ये केमिस्ट्री ने बताया। पत्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ नीचे की ओर जाते हैं और जड़ों द्वारा सोखे गए लवण ऊपर की ओर गमन करते हैं, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस द्वारा पता लगा। कौन, किसने दी ये टेक्निक? केमिस्ट्री ने दी हमको। ठीक है, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। सातवां है पर्यावरण को शुद्ध करने में। पर्यावरण को शुद्ध करने में आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ क्या नज़ारा है। सब जने मालाएं पहन रहे हैं, कंबले बांट रहे हैं, पोप लीला कर रहे हैं, है ना, लेकिन सफाई कोई नहीं कर रहा है। नाटक जरूर कर रहे हैं सब, थोड़ा सा कचरा निकाला नहीं निकाला, फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए स्वच्छ बन रहे हैं, हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। तो पर्यावरण को शुद्ध करने में भी केमिस्ट्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, सभी प्रकार के प्रदूषण, चाहे औद्योगिक प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, है कि नॉइज़ पोल्यूशन हो, ठीक है ना, वायु प्रदूषण हो, इन सबको नियंत्रित करने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हमको जब प्रदूषण होगा, पोल्यूशन होगा, तो हमको ये पता लगेगा इसमें कौन कौन सी गैसेस निकल रही हैं। इन गैसों को कंट्रोल करने के लिए हमको कौन सी केमिकल प्रोसेस लानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब कौन बताएगा? हमको साइंस ही तो बताएगा। तो ये बहुत बड़ी देन केमिस्ट्री की है। उसके बाद बहुत सारी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्याएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। धीरे धीरे हमारा वातावरण गर्म होता जा रहा है। क्यों गर्म होता जा रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, वाटर वेपर, इनकी एक विशेषता है कि ये क्या करती हैं कि विकिरणों को आने तो देती है, लेकिन विकिरणों से जो गर्मी उत्पन्न होती है उस गर्मी को बाहर जाने नहीं देती। तो हमारा वातावरण गर्म होता जा रहा है क्योंकि इन गैसों की संख्या बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी चीज़ हम जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना। इसलिए इन ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने में हमको पता कैसे लगा? जब हमने केमिस्ट्री के थ्रू पता लगाया कि ये गैसें क्या करती है, तो हमको पता लगा है पॉल्यूशन कर रही है। तो किसी भी प्रकार के, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, उद्योगों का जो अपशिष्ट है वो नदियों में जाता है, नदियों में क्या हो जाता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की कमी हो जाती है ना। इससे अंदर के जीव जंतु मरने लगते हैं, तो हमारा पूरा साइकिल जो है, नेचुरल साइकिल, वो बिगड़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए केमिस्ट्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि उसने हमको बताया कि ये नुकसान हो रहा है, इसको बचाइए आप, और इसको इस तरीके से रोका जा सकता है। अल्टरनेट के तौर पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पहले के जो फ्रिज आते थे,
पुराने ज़माने के जो रेफ्रिजरेटर थे उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में जाकर के ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, नष्ट कर देता है। इसका एक छोटा सा अणु लाखों ओजोन के अणु को नष्ट कर देता है। तो चेन रिएक्शन होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री ये बताएगी कि CFC का नुकसान क्या है। तो CFC के उपयोग को रोकें और CFC की जगह पर ऐसा पदार्थ इस्तेमाल किया जाए, ऐसा केमिकल कंपाउंड यूज़ किया जाए कि वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ भी किया जा सके और उसका कुछ नुकसान नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं? ये एग्ज़ाम्पल है, ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आजकल इंडस्ट्री में जो भी नई चीज़ बन रही है उसमें एक नई ब्रांच निकली जिसका नाम है ग्रीन केमिस्ट्री। इस ग्रीन केमिस्ट्री के थ्रू ये पता लगाया जाता है कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाए तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है तो नहीं, कहीं अगर नुकसानदायक है तो उसको मार्केट में नहीं उतारा जाता, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री ने पर्यावरण को शुद्ध रखने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। ठीक है, एसिड रेन भूल गया मैं। एसिड रेन जो होती है, कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं। जब बारिश होती है वाटर के साथ मिलकर के एसिड बनाते हैं। ये एसिड जब किसी चूने के पत्थर पर गिरता है या किसी अन्य पेड़ पौधों पर गिरता है तो उनको नुकसान पहुंचाता है ना। इस इफ़ेक्ट को ही हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो इन समस्याओं को दूर करने में, यानी वैश्विक समस्याओं को दूर करने में और पर्यावरण को शुद्ध करने में केमिस्ट्री का योगदान बहुत बड़ा रहा है। अगला टॉपिक है अपना भ्रांत धारणाओं को अंत करने में। भ्रांत धारणाओं को अंत करने में बहुत सी ऐसी धारणाएं पुराने ज़माने में थी, क्योंकि पुराने ज़माने में धर्म का राज था। धार्मिक पुस्तकों को एज इट इज़ बिल्कुल भगवान की तरह उनके सामने किसी को माना नहीं जाता था, है ना। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है, लेकिन हम अब जानते हैं कि हम पृथ्वी गोल है। ऐसे बहुत से तथ्य हैं, ठीक है ना, कि हाँ पृथ्वी तो स्थिर है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि हकीकत क्या है, सूर्य तो सेंटर में है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमने बहुत सारी भ्रांत गलत धारणाएं जो हमारे बिना किसी वैज्ञानिक विश्लेषण के कारण हमने जो पकड़ ली थी, उनको किसने नष्ट किया या किसने उसको तार तार कर दिया? विज्ञान ने। तो केमिस्ट्री ने इसमें भी बहुत योगदान दिया, है ना। तो विज्ञान दूध का दूध, पानी का पानी करने में माहिर है। आपके दूध वाला आया, वो कहे नहीं, मैं तो भावुकता से उसने कहा नहीं मैं तो प्योर दूध देता हूँ, आप टेस्ट लगा दीजिए इसने क्या मिला है क्या नहीं मिला है। वो तो केमिस्ट्री बताएगी ना, किसमें क्या मिलावट है, कितना मिलाया इसने, वो केमिस्ट्री बताएगी। तो केमिस्ट्री ने यानी विज्ञान ने हमको इतना सक्षम बना दिया कि हम किसी पर अंधभक्ति से आंखें मूंद करके विश्वास न करें। हम हर चीज़ का विश्लेषण करें, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ये हमको सब्जेक्ट हमारी सिखाती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में और भ्रांत अवधारणाओं का अंत करने में, है ना। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं, तो वो केमिस्ट्री बताएगी कि उसके हिसाब से क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। अन्य ग्रहों पर जीवन है कि है या नहीं है, इसके बारे में भी विज्ञान की जानकारी को ही अब ऑथेंटिक माना जाता है। तो धीरे धीरे विज्ञान ने क्या किया, तथ्यों पर और तर्क देते हुए लोगों के दिलों में जगह बना ली। आज की तारीख में लोग विज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन वो विज्ञान को जरूर मानता है, सार्वभौमिक हो चुका है ना। अब पहले धर्म विज्ञान के आगे था, अब विज्ञान धर्म के आगे आ गया। क्यों? क्योंकि वो सत्य पर चलता है। आज अगर कोई चीज़ गलत है, जब तक क्वांटम थ्योरी नहीं आई थी, लोग न्यूटन की थ्योरी को ही सर्वा मानते थे। जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स आई, क्वांटम थ्योरी आई, तो वो थ्योरी पहले वाली जो है वो माइक्रो पार्टिकल्स में देखने को नहीं मिली। तो हमने उस क्वांटम सिद्धांत को स्वीकार किया और वहाँ पर हमने माना कि यहाँ पर न्यूटन के नियम लागू नहीं हो रहे हैं। तो ये फ़र्क है कि विज्ञान बहुत ही विनम्र है और जो भी सत्य में परिवर्तन होता है उसको स्वीकार आसानी से कर लेता है। ईगो नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हो चाहे साइंस हो, वो ईगोइस्टिक नहीं है। उसको तो सत्य बता दो, वो आज कल कुछ और था, आज स्वीकार कर देगा। तो भ्रांत अवधारणाओं को, अंधविश्वास को अंत करने में, है ना, आज बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो साइंस ने प्रूव किए हैं। सांप दूध नहीं पीता, है ना। बीच में तो गणेश जी भी दूध पीने लग गए थे एक जगह। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो अंधविश्वास है ना लोगों का, इसको दूर करने में
बहुत से अंधविश्वास आज भी चल रहे हैं। लोग सांप काटता है तो भोपा के पास ले जाते हैं, है ना, हॉस्पिटल नहीं ले जाते, और फिर रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है अगर वो पॉइजनस निकला। क्योंकि ज़्यादातर स्नैक्स रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें जहर नहीं होता, इसलिए मरने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर किसी पॉइजनस स्नैक ने काट लिया तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए आपको। तो ऐसी बहुत सी भ्रांत अवधारणाओं का अंत करने में, है ना, लोग जैसे भूत प्रेत में विश्वास करते थे, पहले ज़्यादा करते थे। आज भी गाँव में जाओ, गाँव में तो आज भी करते हैं, क्योंकि सारे भूत गाँव में रहते हैं, सिटी में तो रहते नहीं हैं। तो ऐसे बहुत से भ्रांत अवधारणाएँ हैं, गलत अवधारणाएँ हैं, जिनको केमिस्ट्री ने, साइंस ने हमेशा झूठा सिद्ध करके लोगों में एक विश्वास पैदा किया। तो भ्रांत अवधारणाओं का अंत करने में। और लास्ट है आपका नए पदार्थों के निर्माण में। अब हमारी जो नई नई खोज हुई है, केमिस्ट्री के जो सिद्धांत है, विज्ञान के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांत और तर्कों के आधार पर लोग नए नए विद्युतीय गुण, नए नए चुंबकीय गुण, नए नए प्रकाशिकी गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। आप देखिए, आप आज फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर देखिए, नई नई चीज़ें बन रही है। छोटे छोटे प्रोजेक्टर बन गए, छोटे छोटे कूलर बना रहे लोग, है ना, किसी भी टाइप की नई नई स्टाइल की, आपके नए नए तरीके की चीज़ें बनने लग गई हैं, गजट बनने लग गए हैं आपके। कैसे बन रहे हैं नए पदार्थों का निर्माण, कैसे हो रहा है? कुछ न कुछ नियम होंगे, कुछ न कुछ सिद्धांत होंगे साइंस के, कुछ केमिस्ट्री के, तब जाके वो बने नए पदार्थ। तो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो हमको आने वाले समय में, भविष्य के लिए जो नए पदार्थों की जो आवश्यकता है उनको बनाने में भी मदद करता है। तो ये था महत्व। 9 पॉइंट हैं, पॉइंट बहुत से हो सकते हैं, मैंने मोटे तौर पर आपको ये 9 लिखवाए हैं। 10वां पॉइंट आप अपने मन से लिखिए, कुछ भी लगाइए दिमाग की ओर। हमारा साइंस का या केमिस्ट्री का योगदान कौन से फील्ड में है जो हम छूट गया हमारे से, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। आप भी लिख सकते हैं 10वां पॉइंट अपने मन से। तो ये कुल मिलाकर के इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इसलिए बताया, आज फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा ईजी टॉपिक लिया हमने कि हम अपने मन से लिख सकें, और दूसरा ये कि हमारे मन में विषय के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हो, है ना। आज के ज़माने में भले आप गुरु का सम्मान करो मत करो, कोई करते भी नहीं है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपनी सब्जेक्ट का सम्मान ज़रूर करो। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, क्योंकि मैं करता हूँ, मैं आपको वही बात बताऊँगा जो मैं पालन करता हूँ। जो मैं पालन नहीं करता मैं आपको भी उपदेश नहीं दूँगा। तो आप अपनी सब्जेक्ट को बहुत रेस्पेक्ट कीजिए, बहुत ही रेस्पेक्ट कीजिए, ये आपको बहुत कुछ देगी। आप इसको अपनाइए, ये आपको माला माल कर देगी, है ना। ये कल्प वृक्ष है, यूँ समझो आप, जो आप जो मांगोगे इससे वो आपको देगी। बस आप इसके प्रति समर्पण रखिए। और नीचे दिए गए क्वेश्चंस, मैंने आपको पहले ही कहा 2 कॉपियाँ बनानी, एक थ्योरी की और एक क्वेश्चंस की। आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस ऊपर टॉपिक पढ़ करके आप दे सकते हैं। रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखिए, ऊपर परिभाषा देख लीजिए आप। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने। परमाणुवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किस भारतीय महर्षि ने दिया? महर्षि कणाद ने। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता का संबंध किससे है? सुश्रुत संहिता तो सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से। चरक संहिता का किससे? औषध विज्ञान से, मेडिसिनल साइंस से। कंप्यूटर में प्रयुक्त सिलिकॉन चिप किसकी बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। जल को शुद्ध करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, जियोलाइट का उपयोग किया जाता है, एक और रह गया ओजोन का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार हेतु किस रासायनिक औषध का उपयोग किया जाता है? 2 हैं, सिस्प्लाटिन और टैक्सोल। और अगर रेडियोथेरेपी द्वारा कर रहे हो तो कोबाल्ट 60। किन्हीं 2 युद्ध गैसों के नाम लिखिए। 2 छोड़ो, अपन 4 लिखेंगे। एंथ्रेक्स, मस्टर्ड गैस, क्लोरोपिक्रिन और टीयर गैस, अश्रु गैस। ठीक। और आधुनिक विज्ञान में रसायन विज्ञान का पितामह किनको कहा जाता है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और मैं भूल गया, आप नेट पर सर्च करके कम से कम प्रफुल्ल चंद्र रॉय को ज़रूर देख लें, उनकी जीवनी को पढ़ें। साइंटिस्ट की जीवनी पढ़ने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो फॉरेन साइंटिस्ट हो, है ना। विज्ञान का कोई एक देश नहीं होता और ना कोई इनका धर्म होता है। तो आप विदेशी चाहे नील्स बोर हो, न्यूटन हो, इनकी जीवनी को पढ़िए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम और आगे बढ़ेंगे। आप लगातार वीडियो देखते रहिए। कोविड के कारण ऑनलाइन क्लासेस ही आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि फ़िज़िकली पढ़ाना पॉसिबल फ़िलहाल मुझे लगता नहीं, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो अगला 1 महीना आप थोड़े एक्टिव हो जाइए और छोटे से छोटा क्वेश्चन हो वो खुल के पूछिए। हम भी कोई संपूर्ण नहीं है,
हम भी अगर हमको नहीं आएगा तो हम कहीं सीख करके देख करके नॉलेज लेकर के आपको बताएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको संतुष्ट कर सकें। धन्यवाद।